Hello students, today's our topic is can matter change its state। आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बात कर ली थी स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। हमने कहा था कि स्टेट 3 टाइप के स्टेट्स होते थे, फिजिकल स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए अब हम ये जानेंगे क्या मैटर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट में चेंजेस कर सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंजिंग हो सकती है। तो आपको पता है कि जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, लाइक सॉलिड एज आइस, लिक्विड फैमिलियर वाटर आप देखते हैं, एंड गैस एज अ वाटर वेपर। हमने ये भी देख लिया था। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स? तो क्या होता है जब मैटर में अपनी स्टेट चेंज करता है, और क्या पार्टिकल्स में चेंजिंग्स आते हैं? हाउ डज़ द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? कैसे चेंजिंग्स होती हैं? इन सब के आंसर्स आपको चाहिए। मतलब अगर हम ये जान लें कि हमारा पार्टिकल्स, कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए कि भाई पार्टिकल हमारी जब स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, और पार्टिकल्स, क्योंकि हमने कहा था कि मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स का बना था, तो मैटर में क्या चेंजिंग्स आ रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिनके आंसर हमको मिलने चाहिए। तो इसमें पहला देख लेते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इन्होंने कहा कि भाई टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, अगर टेम्परेचर में चेंजिंग्स होगी तो क्या इफ़ेक्ट दिखाई पड़ेगा मैटर में। चलिए तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर देखेंगे, जिसमें हम लोग एक, आपको दिख रहा होगा, बीकर ले लेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये बीकर की है। ठीक है, लाइक अ बीक शेप दिख रहा होगा आपको जार, दैट इज़ कॉल्ड बीकर। ठीक, इसके बाद आप देख पा रहे हो कि इसमें एक नीचे हम लोगों ने बर्नर लिया हुआ है, और एक इसमें आइस के टुकड़े लिए हैं, और ग्लास स्ट्रर लिया है, एंड थर्मामीटर लिया है। फंक्शन आपको पता ही है, बर्नर फ्लेम करने के काम आता है, जिससे कि हम टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और आइस आप जानते ही हो, ग्लास स्ट्रर से हम जो सॉल्यूशन होगा या जो भी सब्सटेंस होता है उसको मिक्स करने का काम करते हैं, और थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर को नापते हैं। ठीक है, और ये आयरन स्टैंड है जिससे हम लोगों ने थर्मामीटर को होल्ड कर रखा है, जो कि बीकर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम चेंजिंग्स देखेंगे। चलिए इनको एक बार एक एक पॉइंट को देखते चलते हैं, क्या एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करके बताना चाहिए। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स bulb in it is in contact with the ice। ठीक है, तो इन्होंने एक बीकर ले लिया है, उसमें आइस के टुकड़े डाल दिए हैं, एक थर्मामीटर अटैच कर दिया है, और नीचे बर्नर लगा दिया है। अब इससे इन्होंने क्या देखा, चलिए स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए फ्लेम। आपने बर्नर जो था उसे फ्लेम कर दिया, और उसने क्या करा, हीट जनरेट करना शुरू कर दिया। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें उस टेम्परेचर को नोट डाउन करना है जैसे ही हमारी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। एक तो ये पॉइंट हो गया, मतलब एक चीज़ हमें क्या नोट करनी है कि जैसे ही हमारी आइस जो थी, या कह सकते हैं जो हम लोगों ने छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए थे जार में, ठीक है, जहाँ हमने उसे बर्न कराया, और बर्न करने के बाद ये चेंज होने लगे आइस से वाटर में, मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। ठीक,
जैसे स्टार्ट होना शुरू होंगे तो उस टेम्परेचर को हमको नोट डाउन कर लेना एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम। और नेक्स्ट है नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस कन्वर्टेड। एक तो बात ये होगी कि जैसे ही हमारा मेल्ट होना शुरू हो रही है हमें वो टेम्परेचर नोट करना होगा, और एक टेम्परेचर नोट करना होगा कि जब हमारे पास पूरा जो हमारी आइस थी वो पूरी कन्वर्टेड होगी वाटर में। ठीक, इसके बाद हमें रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ सॉल्ट टू लिक्विड स्टेट। ऑब्जर्वेशन देखना है ना। पुट ए ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है कि जो हम लोगों ने सेम थिंग यहाँ पर वैसे ही करेंगे कि हम एक बीकर में अब की बार जैसे उसमें आइस ली थी यहाँ पर वाटर फिलअप कर देंगे। वाटर फिलअप करने के बाद उसमें थर्मामीटर अटैच है ही, और आप बर्नर को बर्न कराएंगे और वो जो वाटर होगा वो गैस फेज में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं लिक्विड जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो गैस में चेंजेस होने लगती है। ठीक है, तो अब आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि किस टेम्परेचर पर ये काम शुरू हुआ, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, और किस टेम्परेचर पर कम्प्लीटली लिक्विड गैस फेज में चेंज हो गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, तो हमने कहा था जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक पावर होती है, या कह सकते हैं उनमें एक रिदम होती है जिससे कि वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, एबंडेंट होते हैं, जिस वजह से तो उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो पार्टिकल्स एक जगह स्टेबल हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक, तो समझ में आ गई होगी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड ग्रेटर स्पीड। अब क्या हुआ आपको समझ लीजिए, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, मतलब हमारे पास आइस थी और हमने जब उसके टेम्परेचर को मतलब यहाँ से हीट दी, हीट देने के बाद क्या हुआ, उसने काइनेटिक एनर्जी उसमें इंक्रीज़ हो गई। और जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज़ हो गई तो वो वाइब्रेशन मोड में आ गए, और उनकी जो स्पीड थी वो तेज़ हो गई मूव करने की, और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो ओवरकम हो गया। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है। ठीक है, अब एक बार क्लियर हो गई होगी कि जैसे ही हमने हीट दी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का वो कम हो जाता है, जिससे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ए स्टेज इज़ रीच्ड when the solid melts and is converted to a liquid। अब एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये भी मिल जाता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, तो आप बता सकते हो द टेम्परेचर। यहाँ से आप देखिएगा द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट।
ये अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे मेल्टिंग पॉइंट की तो आप बता देंगे क्या है। एक टेम्परेचर है जो सॉलिड से लिक्विड स्टेज में चेंज करते वक्त मतलब उस टेम्परेचर पर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में मेल्ट होना शुरू मतलब हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और ये पूरी प्रोसेस एक फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो इनका कहना यह है कि मेल्टिंग पॉइंट फोर्स ऑफ जो होता है सॉलिड का वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स को। अगर हमारा फोर्स ऑफ जैसे कोई भी चीज़ सॉलिड है, अगर वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, होने लगती है, तो उसका धीमे धीमे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16। इस के को केल्विन कहा जाता है। द पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आपको अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आप बताएंगे 273.16 केल्विन। और केल्विन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। केल्विन क्या होता है? केल्विन एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग 273.16 केल्विन भी कह सकते हैं। और ज़्यादा इजी करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये डेसिमल में राउंड ऑफ करके 273 हो जाता है। ठीक, इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात आती है, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। यहाँ पर देखिएगा, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। उनका क्वेश्चन आया, जब हमारा सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, ठीक है, तो हम जो हीट देते हैं तो उसका जैसे आपने क्या करा था कि वहाँ पर आइस ली थी और आइस लेने के बाद हमने उसे हीट दी और हीट देने और बर्नर को बंद करा कर उसे हीट दी और हीट देने के बाद जब किसी चीज़ को हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, जो उसका टेम्परेचर था वो उसमें चेंजिंग्स नहीं आए, केवल हमारा स्टेट में चेंजिंग्स हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो हमने हीट दी थी बर्न करा कर उसको, वो कहाँ जाती है, क्वेश्चन ये आता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा इसके आगे पढ़ लेते हैं, इसको कल देखते हैं कि एक्चुअली ये एक अलग टॉपिक है जिसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system do not change after the melting point is reached till at the ice melts. Till this happens even though we continue to heat the beaker and we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. चलिए इसको भी आगे समझ लेते हैं, आज इसको भी कवर अप कर ही लेते हैं। अपने पास टाइम भी है अभी। चलिए इसको देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन था, आपको याद होगा कि भाई जब हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, जब हमने उसे हीट दी तो उसके टेम्परेचर में चेंजिंग्स नहीं होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है, अब यहाँ पर उन्होंने बताया है यही चीज़ें, तो यहाँ पर रिपीट कर दिया है कि वो मेल्टिंग पॉइंट पहुँच जाता है तो वो आइस चेंज होने लगती है वाटर में। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पर इसका आंसर हमको मिल जाता है कि जब हम
जो हीट हमारी जाती कहाँ है, जब हम आइस को वाटर में चेंज करने में जो हीट दे रहे थे वो हीट कहाँ जाती है। तो हमारा आंसर आएगा कि जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में जो हम हीट दे रहे हैं वो जो हम सॉलिड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसे ओवरकम करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिस वजह से जो हमारा सॉलिड होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मतलब लिक्विड में चेंज होने लगता है। एट दिस हीट एनर्जी इज़ ऑब्जर्व्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। Is it considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat? तो इस प्रकार की हीट को हम लोग एक वर्ड दिया गया है कि इस प्रकार की हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट मीन्स होता है हिडन। ये जो छुपी हुई हीट होती है इसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। समझ लीजिए इसमें हुआ क्या, इसमें उन्होंने कहा कि भाई हम जब सॉलिड था उसे चेंज कर रहे थे लिक्विड में, तो हमने उसे बर्न कराया था, मतलब उसको दी थी हीट। हीट देने के बाद सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज हो गया। लेकिन इस हीट को देने से होना क्या चाहिए था कि हमारा जो टेम्परेचर था उसमें इंक्रीज़ होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, और उसकी केवल स्टेट में चेंजिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो फोर्स जो हमने हीट प्रोवाइड की थी इस पूरी प्रोसेस में वो ओवरकम करने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूटिलाइज हो जाती है, या कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हो जाती है पूरी, जिस वजह से उसमें जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता। और इस प्रकार की हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। और लेटेंट को पहले आप एक वर्ड समझ लीजिए, इसको हम लोग हिडन भी कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में शो नहीं करी थी इसलिए हिडन कह दिया गया और इसीलिए इसका नाम लेटेंट हीट पड़ा। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, ये तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो एक वर्ड आपको फ्यूज़न मिला था। फ्यूज़न का मीन्स समझ लीजिए, फ्यूज़न क्या होता है। यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं फ्यूज़न की भी। पहले फ्यूज़न को समझ लेते हैं। द सॉलिड प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज आल्सो नोन एज फ्यूज़न। मतलब सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना फ्यूज़न कहलाएगा। मेल्टिंग के समय ये भी याद रखेंगे कि मेल्टिंग के समय सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना फ्यूज़न कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी जगह कि हम कह रहे थे कि भाई हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, ठीक है, हीट एनर्जी की एक मात्रा जो हीट एनर्जी की ज़रूरी होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एक फिक्स्ड कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, और उस ठीक है, तो और उस प्रेशर एक फिक्स्ड प्रेशर पर, तो इस प्रकार की हीट को मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। एक बार फिर से चलते हैं कि एक ताप, क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, एक टेम्परेचर, ठीक है। एक ताप, एक टेम्परेचर जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में लग रहा है और एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो इस
टेम्परेचर को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कह देते हैं, जिसमें आपने फ्यूज़न वर्ड को समझते हो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में प्रोसेस को हम लोग फ्यूज़न कह देते थे इन मेल्टिंग। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। ठीक है, आपने देखा था कि हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वही ताप है जैसे पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। इसको समझ लेते हैं। इनका कहना है कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर होता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो मीन्स एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो वाटर में ज़्यादा होगा 0 डिग्री अच्छा, इनका आप सीधा सीधा समझिए कि वाटर, जैसे कोई वाटर है और एक आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये भी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये भी है। तो जो वाटर होगा उसमें मोर एनर्जी होगी कंपेयर टू आइस के, तो मीन्स वाटर में ज़्यादा एनर्जी होती है, मोर एनर्जी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप। ठीक है, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट ए सर्टेन टेम्परेचर एट ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये सब बातें आप कर ही चुके हैं कि जब हम हीट देंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो फ्रीली मूव करने लगेंगे। ये वही बातें यहाँ पर दोबारा से बताई गई है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। ठीक है, तो मतलब इनका कहना था, एक यहाँ पर एक और डेफिनेशन मिली, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड स्टार्ट कर देता है गैस में चेंज होना। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग, और एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, आप ये ज़रूर वर्ड लगाएंगे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन टेम्परेचर चेंज लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इनटू गैस। ठीक है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको मिल जाती है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है, जैसे ही ये सीरीज़ आपकी ख़त्म होती है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ पार्ट के डेफिनेशंस के और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के एक वीडियो लेक्चर और प्रोवाइड करूँगा, जिसमें समरी होगी पूरे चैप्टर्स की, आप इजीली समझ पाएंगे और अपने नोट्स बना पाएंगे। बस वीडियो को अभी प्रॉपर देखते चलिए, क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलिए, डेफिनेशंस को समझते चलिए। बाकी नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स आपके एक समरी वीडियो में कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे आप मतलब ईज़िली नोट्स बना पाएंगे और चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आप एक काम करा करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जब आपको कोई चीज़ समझ में आया करे, या आपको कोई लिखता है कि हाँ ये पॉइंट है, इसको हम अलग से नोट करना चाहते हैं, और उस टाइम आपकी प्रोबेबिलिटी ना हो कि आप, क्योंकि वीडियो देख रहे होते हैं, फ्लो बना रहे, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, बाद में उसको नोट डाउन कर लिया करिए जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें वीडियो में लगती हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, फिर आपसे कहता हूँ कि कमेंट कर दिया करिए। जितना आप कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में आ रहा है या वीडियो अच्छा लग रहा है
तो कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अगर जिससे कि मैं आपको कुछ भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देना चाहूँ या कुछ आपसे रिलेटेड कुछ आपको डेटा देना चाहूँ तो आपको ईज़िली प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए इसमें आगे समझ लेते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन। अच्छा ये कैसे हुआ ये भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन के बारे में बात हो गई थी। इसके बाद लिखते हैं बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। सेम वही चीज़ हो रही है जब हमने टेम्परेचर दिया, ठीक है। तो जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और वेपर स्टेज में चेंज हो जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन, ठीक है। जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट होता है जो वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में चेंज करना होगा तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग कहते थे 273 केल्विन, प्लस उसमें 100 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 373 केल्विन। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? आप फिर से चलिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग 273 केल्विन कहते थे, तो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मीन्स 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन टू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज़ वाटर वेपर 373 वाटर सेम टेम्परेचर। यहाँ पर भी फिर से वही चीज़ कि आपसे जैसे मैंने कहा था कि किस में एनर्जी ज़्यादा होगी, सॉलिड वाटर में कि आइस में। अब यहाँ पर वाटर को अगर हम बॉयल करेंगे तो कौन ज़्यादा किस में ज़्यादा एनर्जी होगी, 100 डिग्री के सेंटीग्रेड के वाटर में कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में? तो इसका आंसर मिलता है वेपर जो होती है वाटर वेपर वो 300 सेंटीग्रेड केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा एनर्जी रखती है कंपैरेटिवली वाटर के। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि जब हमने उसे चेंज करने में जो हीट दी तो वो भी उसके पास होती है, ठीक है। और टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ होता बट स्टेट चेंज करने में हीट देते हैं, जिस वजह से वेपोराइजेशन में हो पाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सॉलिड स्टेट को हमने हीट देकर लिक्विड में चेंज करा, फिर लिक्विड को हमने हीट देके गैसेस चेंज करेंगे, गैसेस स्टेज को कूल कर देंगे तो लिक्विड स्टेज में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड स्टेज को चेंज कर देंगे तो कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट में चेंज होंगे। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो हमने देखा कि कैसे हम टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट ऑफ मैटर में चेंजिंग्स ला सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये था। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं हो रहे, डायरेक्ट गैस स्टेज में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी बात करनी है। तो इस टाइप के जैसे एग्जांपल कैम्फर हो गया, नफ्थलीन हो गई, ठीक है, ये सब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। और आप चैनल को फिर से मैं आपको याद दिला दूं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट कर बताइए, जिससे कि मैं समझ सकूँ कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है और आपको आगे और अच्छे से इन्फॉर्म कर पाऊँ। थैंक यू क्लास।